स्वागत है। आज हमारे हाथ एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट लगा है। इसमें एक लड़के और लड़की के बीच बड़ी सीधी सीधी बातचीत हो रही है। बिल्कुल बेबाक। हाँ। और ये बातचीत घूमती है महिला की सेक्सुअलिटी, वर्जिनिटी और इससे जुड़ी हमारी सोच के इर्द गिर्द। अच्छा। कहानी शुरू होती है जब लड़का लड़की को फिंगरिंग के लिए मनाने की कोशिश करता है। तो आज हम इसी बातचीत को पकड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन सी दलीलें हैं, क्या विश्वास हैं और कौन सी गलतफहमियां। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत ही एक टकराव से होती है। एक तरफ से फिंगरिंग करने पर जोर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से साफ इनकार। हाँ, और वजह है वर्जिनिटी खोने का डर। मामला एकदम आमने सामने का है। बिल्कुल। और यहीं पर लड़का अपना पहला दांव चलता है। वो वर्जिनिटी से जुड़ी एक बहुत आम धारणा को तोड़ने की कोशिश करता है। विज्ञान का सहारा लेकर, है ना? हाँ, विज्ञान का सहारा लेकर वो समझाता है कि जिसे हम वर्जिनिटी से जोड़ते हैं वो असल में योनि के अंदर एक बहुत पतली सी झिल्ली होती है। हाँ। हाइमन। उसका कहना है कि ये इतनी नाजुक होती है कि ये सिर्फ सेक्स करने से नहीं टूटती। अच्छा। हाँ, वो कहता है कि ये साइकिल चलाने, दौड़ने या किसी भी तेज फिजिकल एक्टिविटी से भी टूट सकती है। ठीक है, तो वो हाइमन वाली बात को एक बायोलॉजिकल फैक्ट की तरह पेश कर रहा है। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जानकारी दे रहा है या अपनी बात मनवाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है? वही तो। वो इसका इस्तेमाल करता है ये साबित करने के लिए कि फिंगरिंग से वर्जिनिटी नहीं जाती। अच्छा। उसका तर्क है कि उंगली पेनिस जितनी मोटी नहीं होती। हाँ, मोटी नहीं होती, इसलिए उससे हाइमन के टूटने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। वो ये भी कहता है कि पहली बार सेक्स करने पर जो ब्लीडिंग होती है वो इसी झिल्ली के टूटने की वजह से होती है। मतलब एक तरह से वो कह रहा है कि जिस चीज से तुम डर रही हो वो तो वैसे भी परमानेंट नहीं है और मेरे तरीके से उसे कोई खतरा भी नहीं है। सही पकड़ा। ये ब्रो साइंस का एक क्लासिक उदाहरण है जहां किसी साइंटिफिक फैक्ट को अपने मतलब के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। तो विज्ञान वाला तर्क शायद उतना काम नहीं आया, लेकिन वो यही नहीं रुकता। अब वो एक और एंगल लेकर आता है। और ये एंगल शायद विज्ञान से भी ज्यादा असरदार है। दर्द का डर। सही बात। जब साइंस काम नहीं करता तो वो भविष्य का डर दिखाता है। उसका अगला तर्क ये है कि पहली बार सेक्स करना बहुत ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। और वो इसका एक प्रैक्टिकल समाधान भी दे रहा है। हाँ, वो कहता है कि फिंगरिंग करने से योनि को खुलने में मदद मिलेगी, जिससे पहली बार का अनुभव कम दर्द भरा होगा। बिल्कुल। वो तो यहाँ तक कहता है कि शादी से पहले ऐसा करना चाहिए ताकि योनि का छेद थोड़ा खुल जाए और पहली बार में आसानी हो। और अपनी बात समझाने के लिए वो एक मिसाल भी देता है जो काफी अजीब है। हाँ, वो योनि के होठों की तुलना कमरे के 2 दरवाजों से करता है। कमरे के दरवाजे? हाँ, और कहता है कि मुख्य मेहमान यानी पेनिस के आने से पहले इन दरवाजों को खोलना जरूरी है। वाह। वो दर्द वाले पहलू पर इतना जोर देता है कि वो कहता है कि कई लड़कियां पहली बार के बाद कुछ दिनों तक ठीक से चल भी नहीं पाती। ये तो सीधे सीधे उस सांस्कृतिक डर पर चोट कर रहा है जो पहली बार के अनुभव से जुड़ा होता है ना? बिल्कुल। वो इस तैयारी को एक जरूरत की तरह पेश कर रहा है, जैसे कह रहा हो, देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम ये नहीं करोगी तो बाद में बहुत पछताओगी। हाँ, ये सलाह कम और एक तरह की धमकी ज्यादा लगती है। वो खुद को एक अनुभवी सलाहकार की तरह दिखाता है। अच्छा। वो कहता है, जब तुम पहली बार करोगी तब तुम मेरे बारे में सोचोगी कि लोकेंद्र ने मुझे बताया था कि कितना दर्द होता है। मतलब वो पावर डायनामिक्स को बदलने की कोशिश कर रहा है। वो अब सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक गाइड बन गया है जो उसे आने वाले खतरे से बचा रहा है। बिल्कुल। तो पहले विज्ञान, फिर दर्द का डर, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो इसे एक कदम और आगे ले जाता है। हाँ, अब ये सिर्फ भविष्य की तैयारी नहीं है बल्कि शरीर की एक जरूरत बन जाती है। अच्छा, अब जरूरत भी बन गई। हाँ, यहाँ से उसके तर्कों का तीसरा दौर शुरू होता है जो सबसे ज्यादा पर्सनल और इमोशनल है। इसमें क्या क्या है? इसमें कई चीजें मिली हुई हैं। पहला, वो इसे आनंद और तनाव कम करने का जरिया बताता है। कहता है कि जब भी टेंशन हो तो मैस्टरबेशन करने से तनाव कम होता है। ठीक है, ये तो एक आम बात है। लेकिन फिर वो एक बहुत ही अजीब सा भावनात्मक तर्क देता है। क्या? वो कहता है कि ऐसा ना करना उसके प्राइवेट पार्ट, जिसे वो क्यूटी कहता है, उसके साथ अन्याय है। अन्याय? ये तो गजब का तर्क है। हाँ, उसका कहना है कि 28 साल की उम्र में शरीर को इन चीजों की जरूरत होती है। जैसे हम उम्र के हिसाब से खाना खाते हैं वैसे ही शरीर के इस हिस्से की भी अपनी जरूरतें हैं। ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग के बहुत करीब है।
है ना? और जैसे इतना ही काफी ना हो, वो इसमें सामाजिक दबाव का तड़का भी लगा देता है। वो कैसे? वो कहता है कि भविष्य में उसका जो भी पार्टनर होगा वो शायद प्योर या वर्जिन नहीं होगा। उसके पहले से ही किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रहे होंगे, तो फिर लड़की को खुद को पूरी तरह से फ्रेश क्यों रखना चाहिए? ये दुनिया ऐसी ही है, तुम्हें भी बदलना होगा वाला तर्क है। बिल्कुल। वो उसे एहसास दिला रहा है कि वो पिछड़ी हुई सोच की है और उसे जमाने के साथ चलना चाहिए। ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ अलग-अलग तर्क नहीं है। नहीं, ये दबाव बनाने की एक पूरी रणनीति है। जब एक तर्क काम नहीं करता तो वो तुरंत दूसरा पेश कर देता है। सही बात है। ये क्लासिक पर्सुएजन टेक्निक है। पहले लॉजिक, फिर डर, फिर इमोशनल अपील और आखिर में सामाजिक दबाव। वो हर दरवाजा खटखटा रहा है ये देखने के लिए कि कौन सा खुलता है। और जब ये सब काम नहीं करता तो वो एक कहानी सुनाता है। हाँ, ये उसका मास्टर स्ट्रोक है। और ये कहानी तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। बहुत अलग। वो एक भारतीय लड़की का किस्सा सुनाता है जिसे वो इनोवेटर कहता है, यानी कुछ नया सोचने वाली। इनोवेटर? हाँ, वो बताता है कि उस लड़की ने उसे बताया कि वो योनि का व्यायाम करती है। योनि का व्यायाम? ये क्या होता है? जब उसने पूछा कि ये क्या होता है, तो लड़की ने बताया कि वो अपनी उंगलियों या केले जैसी नरम चीजों का इस्तेमाल करती है। एक मिनट, केले का इस्तेमाल करके? क्यों? उसका मकसद क्या था? उसका मकसद अपनी योनि का आकार बढ़ाना था। आकार बढ़ाना? हाँ, उसकी थ्योरी ये थी कि ऐसा करने से जब वो बच्चे को जन्म देगी तो उसे आसानी होगी और सी सेक्शन सर्जरी से नहीं गुजरना पड़ेगा। मतलब ये भविष्य में बच्चे के जन्म की तैयारी थी? हाँ, वो उस दर्दनाक प्रक्रिया से बचना चाहती थी, इसलिए पहले से ये व्यायाम कर रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो लड़की सिंगल है। बिल्कुल, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि उसकी योनि का आकार उन लड़कियों जैसा हो जो सेक्सुअली एक्टिव हैं। गजब है। वो बिना किसी पुरुष के खुद ही अपने शरीर को भविष्य के एक काल्पनिक लक्ष्य के लिए तैयार कर रही है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद साफ है। हाँ, वो ये कहना चाह रहा है, देखो दुनिया में लड़कियां भविष्य की प्लानिंग के लिए क्या-क्या कर रही हैं और तुम एक छोटी सी चीज के लिए मना कर रही हो। ये उसकी मांग को नॉर्मलाइज करने की एक बहुत चालाक कोशिश है। इतने दबाव के बाद तो जाहिर है कि सामने वाला भी किसी कोने में धकेल दिया गया महसूस करेगा। और फिर जवाब भी उतने ही अजीब आने लगते हैं। हाँ, यहाँ बातचीत पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है। ये दिखाता है कि दोनों कितने अलग ध्रुवों पर खड़े हैं। बिल्कुल। जब लड़का लगातार सेक्सुअल एक्टिविटी पर जोर देता है तो लड़की एक चरम विकल्प सामने रखती है। सेक्सलेस मैरिज? हाँ, बिना यौन संबंध वाली शादी। वो कहती है कि वो किसी ऐसे आदमी से शादी कर लेगी जिसे सिर्फ उसके साथ सोना हो लेकिन संबंध ना बनाने हो। और लड़के का जवाब तो और भी दिलचस्प है। हाँ, वो इस आइडिया को खारिज करने की बजाय उसमें भी एक समाधान ढूंढ लेता है। पहले तो मजाक उड़ाता है। हाँ, पहले तो इसे अव्यवहारिक बताता है, कहता है कि ऐसा मूर्ख मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर फौरन ही कहता है कि वो उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढ देगा। और जब बच्चों की बात आती है तो उसके पास एक और रेडीमेड सॉल्यूशन है, आईवीएफ। आईवीएफ? और हद तो तब हो जाती है जब वो इस प्रक्रिया के लिए अपने स्पर्म देने की भी पेशकश कर देता है। हाँ, वो कहता है मैं अपना स्पर्म डॉक्टरों को दे दूंगा, वो तुम्हें प्रेग्नेंट कर देंगे और तुम्हें पति की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब वो किसी भी हाल में अपनी बात ऊपर रखना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपनी शुरुआती मांग से बिल्कुल विपरीत कोई समाधान क्यों न देना पड़े। लेकिन लड़की इस प्रस्ताव को भी ठुकरा देती है क्योंकि वो बिना पति के बच्चा नहीं चाहती। ये पूरी बातचीत दिखाती है कि वो दोनों दो अलग-अलग हकीकतों में जी रहे हैं। एक तरफ सेक्स से हर कीमत पर बचने की इच्छा है, तो दूसरी तरफ हर ना का एक नया और ज्यादा अजीब समाधान देने की जिद है। ये अब मनाने की कोशिश नहीं बल्कि एक बहस जीतने की लड़ाई बन चुकी है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे एक बातचीत जो एक सीधे हाँ या ना पर खत्म हो जानी चाहिए थी, वो विज्ञान, डर, सामाजिक दबाव, अजीब कहानियां और ना जाने किन किन रास्तों से गुजरी। ये सिर्फ दो लोगों की बातचीत नहीं है ना? ये समाज में चल रही कई बहसों का एक छोटा सा आईना है। सही कहा। ये संवाद चाहे कितना भी अजीब लगे, कई गहरे सांस्कृतिक विचारों को सतह पर लाता है, जैसे औरतों की वर्जिनिटी पर समाज का जरूरत से ज्यादा जोर, पहली बार सेक्स करने का डर, और लोग अपनी इच्छाओं को सही ठहराने के लिए कैसे कैसे तर्क गढ़ते हैं। इसमें विज्ञान, भावना, डर और सामाजिक उम्मीदें सब कुछ मिला हुआ है। तो ये पूरी बातचीत एक सवाल पर आकर रुक जाती है जिस पर सोचने की जरूरत है। इस स्रोत में एक इंसान लगातार दूसरे इंसान को उसके शरीर के बारे में उसकी राय बदलने के लिए मना रहा है, डरा रहा है और फुसला रहा है, हर तरह से। तो सवाल ये है कि जब बात हमारे शरीर और हमारे निजी फैसलों की हो
तो जानकारी देने, मनाने और दबाव डालने के बीच की वो बारीक सी रेखा कहाँ होती है?